सभी को पसंद है, और लेकिन ये हमारे खेतों तक या हमारे गार्डन तक कैसे पहुंचते हैं, इसके लिए आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। पुणे की प्रतिष्ठित एक कंपनी है जो फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और नर्सरी इन तीनों सेगमेंट में काम कर रही है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं श्रवण कांबले जी, जो कि राइज एंड शाइन बायोटेक कंपनी में जनरल मैनेजर हैं, और बताएंगे वो सारी चीज़ें किस तरीके से इनका ये यूनिट काम करता है और कैसे ये नर्सरी मैन और हॉर्टिकल्चर में जुड़े किसानों को मदद करते हैं और कैसे वहाँ तक पहुँच पहुँचाते हैं। ऑल ओवर इंडिया सहित देश विदेश में भी ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो सर, आपका स्वागत है कृषि जागरण में। थैंक यू सर, सबसे पहले हम हॉर्टिकल्चर के बारे में बात करेंगे। तो सर, इस बारे में बताइए कि कैसे आपकी कंपनी हॉर्टिकल्चर में किसानों को सुविधाएं दे रही है और कौन कौन से पौधों को लिए काम करते हैं। राइज एंड शाइन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी पुणे में है, यहाँ पे हम जो हॉर्टिकल्चर प्लांट्स है, फ्लावरिंग प्लांट्स है या जो भी फ्रूट क्रॉप्स है, तो उसके प्लांट्स हमारे यहाँ पे बनाते हैं। मेजर जो प्लांट प्रोडक्शन जो होता है वो टिश्यू कल्चर से होता है। जैसे कि अभी आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप देखेंगे, उसमें बनाना जो केले का जो पौधा है वो टिश्यू कल्चर से बनाया जाता है। साल भर हम कम से कम 3 करोड़ प्लांट्स का प्रोडक्शन करके पूरे इंडिया में सप्लाई करते हैं। उसके साथ साथ जो फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स है, जैसे कि जरबेरा है, कार्नेशन है, जिप्सोफिला है, लिमोनियम है, क्रिसैंथेमम है, ऑर्किड्स है, तो ये सब जो प्लांट्स है ये सब विदेशी फ्लावर्स है, और इसका जो मदर प्लांट्स है वो हमारे जो बाहर की कंपनियां हैं जिससे अपना कोलैबोरेशन है, उस कंपनी से मदर प्लांट इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे उसका हम टिश्यू कल्चर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और उसके बाद में जो रेडी प्लांट्स फ्लावरिंग के लिए हम फार्मर्स को सप्लाई करते हैं। ये सभी फ्लावर जो है इसको कंट्रोल कंडीशन में ग्रो करना ज़रूरी पड़ता है। कमर्शियल आप जब कट फ्लावर का प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके लिए आपके पास पॉलीहाउस होना ज़रूरी है। ओपन फील्ड में जितना क्वालिटी आपको चाहिए उतना मिलता नहीं है, कमर्शियली वो वायबल भी नहीं होता है, तो इसीलिए पॉलीहाउस होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी हमारी जो डिवीज़न है वो नर्सरी डिवीज़न है, जहाँ पे हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स, हर तरह के जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो ओपन फील्ड में भी या लैंडस्केपिंग गार्डन्स इसमें जो यूज़ होता है उसके प्लांट्स भी हम प्रोड्यूस करते हैं, और हमारे जो भी फार्मर्स है या जो भी कस्टमर्स है उनको सप्लाई करते हैं। सर, अभी हम हॉर्टिकल्चर पे आते हैं। आपने बताया कि टिश्यू कल्चर से आप प्लांट तैयार करते हैं, तो अभी कितने स्टेट्स में है जो आप सप्लाई दे रहे हैं, और कितने गवर्नमेंट की स्कीम्स के तहत किसानों को, मतलब उन फार्मर्स को भी हेल्प मिल रही है और आपसे जो परचेजेस करते हैं उसमें? अभी अब जो आप देख रहे हैं कि ये जो क्रॉप्स है हम सभी स्टेट्स में अभी काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में। अभी कौन सा भी प्रोजेक्ट आएगा तो इसमें गवर्नमेंट की 2 सब्सिडियाँ मिलती है। उसमें एक तो है पहली जो स्टेट गवर्नमेंट की रहती है वो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के थ्रू, और दूसरी जो मिलती है वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है। पॉलीहाउसेस के लिए जो सब्सिडी मिलता है उसमें 50% सब्सिडी लोगों को मिलता है प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर। और इसका जो प्रोसेस है, एक बार आप प्रोजेक्ट सैंक्शन करके बैंक से लेते हैं तो फिर आपको ये सबमिट करना पड़ता है NHB या NHM को। फिर वहाँ से एक बार अप्रूवल आता है, अप्रूवल आने के बाद उनका इंस्पेक्शन हो जाता है। उसके बाद में आपको प्रोजेक्ट पूरा ख़त्म होने के बाद, रेडी होने के बाद फिर आपको उसका सब्सिडी का जो भी अमाउंट है आपके लोन अकाउंट पे जमा हो जाता है। सर, अभी फ्लोरिकल्चर में जैसे आप फूलों को लेकर सप्लाई देते हैं पौधों की, तो क्या इंडिया में ऐसे सभी क्षेत्रों में पॉली हाउस में लगाकर फूलों को उगाया जा सकता है? सभी एरिया में पॉलीहाउस होना ज़रूरी है, लेकिन जो नेचुरल क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है हर क्रॉप की अलग अलग होती है। आप जैसे आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे बहुत ठंड रहती है, साउथ में ऊटी में जो क्लाइमेट ठंडा रहता है, उस एरिया में आपको कार्नेशन बहुत अच्छा आ जाता है। वहाँ पे बाकी के क्रॉप जो है वो ज़्यादा ठीक से नहीं आते हैं। आप दूसरी जो एरिया है, जैसा आप शीशोर यानी ह्यूमिड कंडीशन, समुद्र की जो एरिया के टाइप एरिया का जो क्लाइमेट रहता है, उस एरिया में आपको ऑर्किड जैसा क्रॉप बहुत अच्छा आता है। और जहाँ पे प्लेन्स है वहाँ पे ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ होता नहीं है, उस एरिया में आपको जरबेरा अच्छा आएगा, क्रिसैंथेमम आएगा, जिप्सोफिला आएगा। तो ये क्लाइमेट के हिसाब से आपको क्रॉप डिसाइड करना पड़ता है, लेकिन सभी क्रॉप के लिए पॉलीहाउस होना ज़रूरी है। ज़रूरी है? यस। ओके, मतलब अगर अब फूलों की खेती करनी है तो क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए पॉली हाउस की ज़रूरत है।
बेशक चाहे नेचुरली वहाँ क्लाइमेट कैसा भी हो। बराबर। जी सर, जैसे अभी आप यहाँ पर हम देख रहे हैं केलों की भी काफ़ी बड़ी वैरायटीज़ यहाँ पर है, तो केले के लिए तो आपका ज़्यादा से सप्लाई साउथ में ही जाता होगा या इंडिया के और अदर्स क्षेत्र में भी है? नहीं, केले का तो हर जगह पे, इंडिया में सभी जगह पे केले का प्लांटेशन होता है और इसका जो प्रोडक्शन है वैसे हम पुणे में ही करते हैं और फिर हम यहाँ पे टिश्यू कल्चर से प्लांट जो बनाते हैं वो प्राइमरी हार्डनिंग बोलते हैं हम उसको। प्राइमरी हार्डन करके सेकेंडरी हार्डनिंग के लिए हमारे जो हार्डनिंग यूनिट्स है ऑल ओवर इंडिया में वहाँ पे हम भेजते हैं, ताकि वहाँ जाने के बाद उसको प्रॉपर हार्डन करके वहाँ पे जो लोकल फार्मर्स हैं उनको सप्लाई करने में ईजी हो जाता है। क्योंकि एक बार बड़ा प्लांट पुणे से समझो नॉर्थ इंडिया में भेजना है या पूरा साउथ इंडिया भेजना है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से वो फार्मर को उतना प्राइस जो है वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए यहाँ से हम छोटे प्लांट, टिश्यू कल्चर प्लांट प्राइमरी हार्डन करके हमारे जो बाकी के एरिया में भेजने के बाद लोकल सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो जाता है। सर जैसे एक किसान फार्मिंग कर रहा है, फूलों को उगा रहा है, तो कितने एकड़ में उसको कितने फूलों की आवश्यकता होगी और साथ ही कितनी बार वो फूल ले सकता है एक टाइम में? अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जरबेरा क्रॉप का एक एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ। उसमें क्या है कि आज के तारीख में कोई भी फार्मर प्रोजेक्ट करना चाहता है तो उसके पास कम से कम 1 एकड़ का यानी 4000 स्क्वायर मीटर का पॉलीहाउस होना ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है और जो रिटर्न्स मिलता है उसमें वो इकोनॉमिकल वायबिलिटी आने के लिए आपको 1 एकड़ का प्रोजेक्ट आप करते हैं तो उसमें आपको मार्जिन प्रॉफिट जो है अच्छा रहता है। दूसरी बात, आप जब ये गवर्नमेंट सब्सिडी आप लेते हैं तो उसके लिए भी जितना आप बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं उसके ऊपर आपको उतना रिटर्न्स भी मिलता है और उसकी वजह से कम 1 एकड़ का प्रोजेक्ट आप करते हैं तो पॉलीहाउस और बाकी प्लांटेशन उसका जो खर्चा आएगा वो कम से कम 50 लाख रुपए का खर्चा आता है। ये 50 लाख आपको जो अब रिटर्न्स बोलते हैं आपको 2.5 ईयर्स में 2.5 साल में पूरा आपका 50 लाख रुपए जो आप खर्चा करते हैं वो निकल जाता है। फिर आपको एवरी 3 ईयर्स 3 साल के बाद सिर्फ उसके अंदर जो प्लांट्स लगाते हैं वो चेंज करना पड़ता है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपना खुद का हो जाता है। तो जो भी रिटर्न्स है वो आपको यानी 50% तो आपका प्रॉफिट डेफिनेटली रहता है जो भी आप प्लांट प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर, फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं उसके ऊपर। तो जैसे एक फसल 3 साल तक चलती है तो वो कितनी बार उससे फूल निकाल लेते हैं? फूल तो क्या आपको डेली उसको हार्वेस्टिंग करना पड़ता है। एक बार फुल प्लांट लगाने के बाद 3 महीने में आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है और 3 महीने के बाद कंटिन्यू आपको आगे 3 साल तक 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के या मार्केट के हिसाब से आप उसको फुल निकाल के मार्केट को बेच सकते हैं। तो कंटिन्यू प्रोडक्शन 3 साल तक का आएगा। सर ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आप विदेशों में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कहाँ आप के द्वारा सप्लाई दी जा रही है? मेजर हम जो टिश्यू कल्चर प्लांट बनाते हैं यहाँ से कम हम 15 देशों में प्लांट सप्लाई करते हैं। जैसे कि एशियन कंट्रीज़ में हम देते हैं, यूरोप में प्लांट भेजते हैं, अमेरिकन कंट्रीज़ में प्लांट भेजते हैं। तो कम से कम 14-15 कंपनीज़ को हम यहाँ से प्लांट सप्लाई करते हैं। हम फूल नहीं सप्लाई करते, हम प्लांट्स देते हैं। जी। तो जो यहाँ से प्लांट्स लेके हमारे जो बाहर के फार्मर्स हैं वो प्लांट्स लेके उनके यहाँ पे जो पॉलीहाउसेस बनाते हैं वहाँ पे लगाते हैं। उसका जो भी टेक्नोलॉजी है, उसके ग्रोइंग के जो भी टेक्निक्स है वो हमारे यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, नेशनली और इंटरनेशनली बोथ। सर ये एक सवाल और है कि जैसे आपसे लोग जुड़ रहे हैं तो आपका सप्लाई चेन का सिस्टम कैसे या डायरेक्ट आप यहीं से सप्लाई देते हैं या फिर आपने कोई सेंटर्स बनाए हुए हैं हर क्षेत्र? मेजर प्रोडक्शन तो पुणे में ही होता है, लेकिन हमारी जो नेटवर्किंग है वो ऑल ओवर इंडिया सभी जगह पे हमारे खुद के एग्जीक्यूटिव्स हैं, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स हैं या डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर, उनके थ्रू भी हम सप्लाई करते हैं। जी, मतलब कोई भी अगर आपके माध्यम आपसे प्लांट लेना चाहता है अगर हिमाचल में, तो पुणे आने की जरूरत नहीं, ज़रूरी नहीं पड़ती। वहीं पे हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके बात करके वो ऑर्डर फाइनल करके यहाँ से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप कौन सा ऐसा बेस्ट प्लेस बता सकते हैं जहाँ पे फ्लोरिकल्चर को ज़्यादा मतलब संभावनाएं हैं? फ्लोरिकल्चर ऐसा जो इंडस्ट्री आप देखेंगे तो ज़्यादातर साउथ में यानी बेंगलोर और बेंगलोर के सराउंडिंग एरिया जो है एक 50-60 किलोमीटर का जो रेडियस में जो प्लांटेशन होता है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। आप देखेंगे तो कम से कम 50% 50% ऑफ टोटल फ्लावर प्रोडक्शन इज़ इन बेंगलोर एंड सराउंडिंग एरिया।
तो दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेस फॉर फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री। इसके अलावा कोई दूसरा प्लेस है नहीं यहाँ पे अगर विकसित किया जाए? हाँ, बाकी एरिया में तो फिर वो जैसा मैंने बोला आपको कि स्पेसिफिक क्रॉप के लिए स्पेसिफिक एरिया, जैसे कि हिमाचल में कार्नेशन बहुत अच्छा आता है, जी। लिलियम अच्छा आता है, जी। ये ऊटी में कार्नेशन अच्छा आता है, लिलियम अच्छा आता है। तो ये स्पेसिफिक क्रॉप अभी पुणे का आप देखेंगे तो पुणे में रोजेस का ज़्यादातर प्रोडक्शन होता है, सेकेंड प्लेस आफ्टर बेंगलोर फॉर रोज प्रोडक्शन। तो ये एरिया वाइज क्रॉप स्पेसिफिकेशन जो है उसके हिसाब से आप ऑल ओवर इंडिया का सभी जगह पे आप एग्जांपल ले सकते हैं फ्लोरिकल्चर का। सर इतने लंबे स्केल पर काम, मतलब इतने बड़े लंबे समय से काम करती आ रही है आपकी कंपनी, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं फ्लोरिकल्चर को भारत में वो मुकाम नहीं मिल पाया है जैसे अदर्स कंट्रीज़ में फ्लोरिकल्चर को मिला है। तो इसके पीछे क्या कारण आप बता पाएंगे? देखिए, यूज़ ऑफ फ्लावर्स अभी जो ये जो कंसेप्ट है ये लास्ट 10 साल से शुरू हुआ है इंडिया में। इसके पहले लोगों में उतना अवेयरनेस नहीं था। यूरोप में वो तो उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ में फ्लावर का यूज़ होता है। कोई आदमी उसका बर्थ होता है और किसी का डेथ होता है तो जो भी प्रोग्राम रहते हैं उसमें फ्लावर का यूज़ रेगुलरली होता रहता है। वैसे उतना इंडिया में फ्लावर को इम्पोर्टेंस नहीं है। हमारे यहाँ पे जो लूज़ फ्लावर है जैसे कि किसी भगवान को चढ़ाने का है तो उसके लिए यूज़ हो जाता था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो किसी को मिलने जाएंगे तो फिर हम बुके लेके जाते हैं, किसी के शादी में जाएंगे तो देख सकते हैं कि वहाँ पे पूरा डेकोरेट किया हो जाता है। तो ये लोगों में अवेयरनेस अभी शुरू हुआ है और ये डे टू डे फ्लावर का यूज़ कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा आप अभी देख रहे हैं। दूसरी एक और बात है कि जो पेइंग कैपेसिटी है, पहले लोग जो है वो ऐसे चीज़ों के लिए पेइंग ज़्यादा नहीं करते थे, लेकिन आज के तारीख में आप देखेंगे तो ये नया जनरेशन है। अभी आईटी इंडस्ट्री बहुत बूम हो रही है इंडिया में, तो ये जो लोगों में स्टैंडर्डाइजेशन आया है उसकी वजह से फ्लावर का यूज़ भी डे टू डे बढ़ता रहा है। तो यानी आने वाले 10 साल बाद फ्लोरिकल्चर एक बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिलेगा भारत में। Yes. तो हमारे साथ जुड़े हैं श्रवण कांबले जी, जिन्होंने बताया कि फ्लोरिकल्चर को कैसे भारत में प्रमोट किया जा रहा है और सप्लाई दी जा रही है, किसानों को मदद दी जा रही है, गवर्नमेंट भी मदद कर रही है सब्सिडी के माध्यम से और फूल उगाने के लिए उन्हें प्रमोट कर रही है। हमारे यहाँ यही प्रयास रहता है, कृषि जागरण का यही प्रयास रहता है कि हर उस क्षेत्र को कवर करें जो एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर या फिर किसानों या फार्मर से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो फ्लोरिकल्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर हो। तो खूबसूरत फूलों के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।